प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के लिए मैं आज छायावाद की विशेषताओं को बताती हूँ। हिंदी साहित्य का तृतीय अध्याय आधुनिक युग के छायावाद के रूप में जाना जाता है। सन 1913 से 1935 तक लगभग 20 वर्षों के इस काल को छायावादी युग कहा जाता है, जो कि अन्य सभी युगों में सबसे सरस और मधुर युग माना गया है। छायावादी युग का प्रादुर्भाव बताती हूँ। इस युग के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद थे। यह युग द्विवेदी युग के विरोध में आया था, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों पर कठोर बंधन लगाए थे। कवि स्वतंत्र प्राणी होता है, वह बंधनों को सहन नहीं करता। इसलिए श्री जयशंकर प्रसाद जी ने द्विवेदी युग के विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी इतिवृत्तात्मक शैली को तथा उपदेशात्मकता को प्रसाद जी ने अस्वीकार करके प्रेम से पूर्ण कोमलकांत पदावली में मधुर कल्पनाओं से युक्त कविता लिखना प्रारंभ किया। छायावादी युग का नामकरण बताती हूँ। छायावादी युग का नामकरण श्री मुकुटधर पांडे ने किया था। उन्होंने यह नाम व्यंग में दिया था, किंतु छायावादी कवियों ने इसे पसंद कर लिया और यही नामकरण प्रसिद्ध हो गया। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद के साथ सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बालकृष्ण नबीन जैसे साहित्यकार प्रकट हुए। कामायनी, आंसू, पल्लव, अनामिका, यामा जैसी उच्च कोटि की कृतियाँ इस युग में लिखी गईं। अब मैं छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ बताती हूँ। इसमें पहला पॉइंट है प्रकृति के प्रति तीव्र प्रेम की अनुभूति। छायावादी कवि प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे। यह प्रकृति के विभिन्न रूपों को अपने काव्य में रुचि व मनोयोग के साथ चित्रित करते थे। पंत जी को तो प्रकृति का सुकुमार शावक कहा जाता है। उन्होंने इस संबंध में लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। दूसरा पॉइंट है रहस्यवाद। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में रहस्य की अनुभूति की है। उन्होंने प्रकृति के कण कण में अज्ञात रहस्यमयी सत्ता के दर्शन किए हैं। इन्होंने प्रश्न भी किए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी मिले हैं तथा आत्मा परमात्मा के संबंध को भी व्यक्त किया है। जैसे महादेवी वर्मा ने लिखा है, बिछाती थी सपनों के जाल, तुम्हारी वह करना के खोर, गई वह अधरों की मुस्कान, मुझे मधुमेह पीड़ा में बोर। गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्माण, नहीं पर मैंने पाया सीख तुम्हारा सा मधुमेह गान। तीसरा पॉइंट है सौंदर्य चेतना। छायावादी काव्य में सौंदर्य को सर्वाधिक प्रबल रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रकृति सौंदर्य, नारी सौंदर्य तथा पुरुष का अर्थ विस्तार से लिखा गया है। प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से आंतरिक कपाट खोल दिए हैं। नारी सौंदर्य को भी निम्न रूप में प्रस्तुत किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। चौथा पॉइंट है कोमलकांत पदावली। छायावादी काव्य में प्राय कोमल भाव का प्रयोग किया गया है। इसमें संगीत तत्व सर्वध्वनित होता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ने सभी काव्य में सुकोमल, कमनीय, लालित्यपूर्ण और सौष्ठवपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण प्रस्तुत है, मृद मंद मंद मंथर मंतर, नव तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, पल्लव से होता मुखर रचर। पांचवा पॉइंट है गीति काव्य के लक्षण। छायावादी काव्य में गीति काव्य के सभी लक्षण मिलते हैं, जिससे प्रणय की भावना, विरह की पीड़ा, नाद सौंदर्य, संगीत तत्व आदि जो प्रमुख गुण हैं वे सभी छायावादी काव्य में मिलते हैं। उदाहरण प्रस्तुत है, बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से, तुमने चिर अनजान प्राणों से। छठा पॉइंट है देश का गौरव। छायावादी कवियों ने देश के प्राचीन और अर्वाचीन गौरव को गाया है। उन्होंने भारत की संस्कृति का भी अपने काव्यों में गुणगान किया है। जैसे अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सातवां पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण। सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति के मानव के समान चित्रित किया है। चारों कवियों ने मानव के सभी
क्रियाकलापों को प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब अंत में निष्कर्ष रूप में मैं बताती हूँ कि निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य अपनी पूर्ववर्ती काव्यधारा का आगे का कदम है। उसमें अनुभूति की सच्चाई है, विचारों की प्रौढ़ता है, युगीन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास है, भारतीय अतीत गौरव की गाथा है, साथ ही राष्ट्र एवं विश्व प्रेम का भाव व्यक्त है। छायावादी काव्य में मनोवृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण है। इस प्रकार से ये हमारा छायावाद की विशेषताएं यहीं समाप्त होती हैं।